everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, today I come with another agronomic lecture and the topic of today's lecture is paddy. As you all knows, paddy in Hindi known as dhan and rice in Hindi known as chawal. जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थॉट एवरीडे कंज्यूम किया जाता है डाइट में. Paddy or rice, botanically known as Oryza sativa, and we all know rice is a staple food of more than 60% of the world population, and it is primarily a high energy or high calorie food. राइस में हाई एनर्जी और हाई कैलोरी पाया जाता है एंड स्टार्च की मात्रा भी राइस में बहुत ज़्यादा होती है. 60% से ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए राइस जो है एक स्टेबल फूड है. मीन्स वही चीज़ जो मैं बोली कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है उसको एवरीडे डाइट में यूज़ करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं. The byproduct of rice milling are used for variety of the purpose. राइस की जो मतलब कि धान की कटाई जब होती फिर उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बचता है मतलब धान निकलने के बाद, तो उसको जो है गाय भैंस को जो है ऐसा उनके चारे की तरह दिया जाता है. और फिर जो जो धान कह लीजिए या फिर राइस हल जो होता है उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार्डबोर्ड बनाना हो गया, सीमेंट वगैरह में एटसेट्रा. ये सारे जो है राइस के हल के यूज़ होते हैं या फिर कह लीजिए धान वगैरह का यूज़ है ये सब. In respect to the production, India ranks second with 131 million tons of paddy. प्रोडक्शन के संदर्भ में देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है सेकंड पोजीशन पे विथ 131 मिलियन टन्स ऑफ पैडी. इन इंडिया आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल इन स्टेट में इंडिया के राइस का प्रोडक्शन होता है. हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में होता है एंड एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर इज़ हाईएस्ट इन पंजाब. जो एवरेज यील्ड होती है पर हेक्टेयर जो देखा जाता है कि एक हेक्टेयर से कितनी यील्ड हुई है राइस की, तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ से है? पंजाब स्टेट से, जो कि 3346 kg पर हेक्टेयर है. Area and distribution. It cultivated over an area of about 155 million hectares with a production of about 596 million ton. Among the rice growing countries, maximum area under rice is in India 44.8 million hectare, followed by China and Indonesia. अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. राइस बिलोंग्स टू द जीनस ओराइजा ऑफ ग्रामनी फैमिली. राइस जो है जीनस ओराइजा से बिलोंग करता है जो कि ग्रैमनी फैमिली की एक जीनस है. ओराइजा इंक्लूड्स 24 स्पीसीज ऑफ विच 22 आर वाइल्ड एंड 2 नेमली ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लैबेरिमा आर कल्टिवेटेड. ओराइजा जीनस में जो है 24 स्पीसीज है, जिसमें से 22 जो है 22 जो है वो वाइल्ड हैं और 2 हैं जिनको कल्टिवेट किया जाता है, जो कि है ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लैबेरिमा. मोस्टली ओराइजा सटाइवा की कल्टीवेशन की जाती है. क्रोमोसोम नंबर इसका 2n = 24 होता है. इसमें मैं स्टूडेंट आप लोगों को बता दूं कि ओराइजा सटाइवा जो है इसकी 3 मेन जियोग्राफिक रेसेस हैं, जो कि हैं इंडिका, जैपोनिका एंड जवानिका. इंडिका जो है ग्रो की जाती है थ्रू आउट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स ऑफ इंडिया एंड ये जो है लो प्रोडक्टिविटी देती है, मतलब परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी लो रहती है. हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है, स्पीसीज़ नहीं है ये. जैपोनिका ग्रोन इन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान एंड ये प्रोडक्टिविटी के टर्म में देखें तो ये हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देती है. और जो थर्ड जो मैं बताई जवानिका, वो होती है ग्रोन की जाती है इंडोनेशिया में और एक वाइल्ड फॉर्म की राइस है
और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड की है ये। और दूसरा जो कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है वो ओराइज़ा ग्लैबेरिमा जो है ये ग्रो की जाती है वेस्ट अफ्रीका में ही बस। वैसे तो देखें तो राइस की ओरिजिन जो है इंडो बर्मा रीजन है। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स. What are the requirement of climate for the growth and the development of the rice are as follows. The average temperature is 21 to 37 degrees centigrade. Needs higher temperature at the time of tillering. At time of blooming needs 26.5 to 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड. जब ब्लूम करने का टाइम आता है उसको राइस को सबसे हाईएस्ट जो है टेम्परेचर कह लीजिए उसकी ज़रूरत रहती है, जो कि 26.5 से लेकर 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत रहती ही रहती है. टाइम ऑफ राइपनिंग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड. राइपनिंग के टाइम पे जो है इसको 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है टेम्परेचर, तभी जो है धान की जो बालियां हैं वो पकेगी और पीले में जब टर्न करने लगती तभी समझ लीजिए कि हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है. राइस जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट है या फिर शॉर्ट डे प्लांट कह लीजिए, शॉर्ट डे प्लांट ही करेक्ट है. राइस एक शॉर्ट डे प्लांट है एंड राइस जो है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप भी है. इसके फ्रूट को जो है कैरियोप्सिस कहते हैं. स्टूडेंट एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस जो है किस तरीके की क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड है कि क्रॉस पॉलिनेटेड है, या फिर जो है उसके फ्रूट को क्या कहते हैं या फ्रूट किस टाइप का होता है. तो आप लिखेंगे राइस जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है एंड उसके फ्रूट टाइप जो है कैरियोप्सिस है. ग्रेन जो होता है या फिर कैरियोप्सिस जो होता है वो टाइटली जो है इनक्लोज होता है लीमा एंड पैलिया में कलेक्टिवली, जिसको हल कहते हैं. ये क्वेश्चन स्टूडेंट IARI PhD के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा गया था 1997 में जो पेपर हुआ था, तो वहाँ पे ये हल के बारे में क्वेश्चन आया था. राइस के इन्फ्लोरेसेंस को पैनिकल कहते हैं, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट. स्पाइकलेट का ग्रुप होता है. क्लाइमेट में देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो है जिससे मैंने बताया ये शॉर्ट डे प्लांट है, तो ये C3 प्लांट भी है एंड रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ रिलेटेड टू द सीज़न. अगर हम लोग सीज़न देखें तो फिर पैडी के लिए 3 ग्रोइंग सीज़न है, दैट इज़ खरीफ, रबी एंड समर. और जिसको लोकल में खरीफ को अस कहते हैं, रबी को अमन कहते हैं एंड समर जो कि उसका लोकल नाम है द्यू कह लीजिए या फिर बोरो कह लीजिए, उसका जो है नाम अलग अलग है. अस जो है यूज़ करते हैं लोकल टर्म में वेस्ट बंगाल एंड बिहार में. अमन जिसको अघानी भी कहते हैं. और थर्ड है जो कि द्यू बोला मैंने जैसे, या बोरा या फिर दलुआ, अलग अलग नाम यूज़ किए जाते हैं, वो उड़ीसा में पैडी के लिए यूज़ किए जाते हैं. अस का शोइंग टाइम जो होता है वो होता है अप्रैल मई में. अमन का शोइंग टाइम जून जुलाई होता है एंड हार्वेस्ट होता है वो नवंबर दिसंबर में. एंड जो समर का जो है वो है नवंबर दिसंबर में शो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल में. मीन्स स्टूडेंट ये आप लोग समझ लीजिए पैडी या फिर राइस जो हम पढ़ा रहे हैं वो जो है कितने मंथ की क्रॉप होती है, वो 4 मंथ की क्रॉप होती है. अगर मई में लग रहा है तो सितंबर में जाके हार्वेस्ट करने का टाइम हो जाएगा. अगर जून में लग रहा है तो नवंबर में जाकर हार्वेस्ट करने का टाइम हो जाएगा. एंड इनके सीज़न जो है स्टेट टू स्टेट जो है या लोकल नेम में कहें तो वेरी करते हैं. नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ रिलेटेड टू द सॉइल एंड मेथड ऑफ शोइंग. ये डायरेक्ट क्लाइमेट के बाद होना चाहिए था स्टूडेंट, बट कोई ना, मैं अभी बता देती हूँ. सॉइल ये क्ले एंड क्ले लूम सॉइल में बेस्ट परफॉर्म करता है, या फिर कह लीजिए क्ले एंड क्ले लूम सॉइल जो है बेस्ट सूट करता है राइस कल्टीवेशन के लिए. pH जो है 5.5 से 6.5 होना चाहिए. ग्रोन ऑन एल्कलाइन सॉइल ऑल्सो आफ्टर ट्रीटिंग देम विथ जिप्सम और पायराइट.
एल्कलाइन सॉइल पे भी ग्रो कर सकता है, लेकिन तभी जब जो है उस सॉइल को ट्रीट किया जाए बिफोर सोइंग बाय जिप्सम और पाइराइट. In India, mostly rice cultivated on lowland condition, and rice is a semi-aquatic plant, grow best under submerged condition. मीन्स थोड़ा थोड़ा सा पानी होना ज़रूरी है, मतलब पूरा ही वाटर लॉग भी ना हो, ना ही बिल्कुल सूखा पड़े, हल्का सा पानी हो. सेमी एक्वेटिक जिसको कहते हैं, वहाँ पे राइस अच्छे से ग्रो करती है. Method of showing: rice are grown either by broadcasting or by drilling the seed with seed drill. राइस क्या है, हेक्टेयर पर हेक्टेयर्स में लगती है, तो फिर जो है वहाँ पे राइस को या तो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, ऐसे छिड़काव कर दिया जाता है राइस की बीज को, या फिर जो है सीड ड्रिल से एक एक सीड डाला जाता है पूरे फील्ड में या पूरे खेत में. Now we come on our next slide, that is related to the varieties. What are the important varieties of the rice? फर्स्ट ड्रॉप वैरायटी जो थी राइस की, वो डेवलप की गई थी वर्ल्ड में. TN1 थी इन ताइवान इन 1964 एंड 65. और नेक्स्ट फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटी जो थी वो डेवलप की गई थी वर्ल्ड में, वो थी IR8 बाई क्रॉस बिटवीन पेटा एंड DGO gene. It was the first known photosensitive variety to be released by the International Rice Research Institute in 1966. उसके बाद जो है फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी डॉफ वैरायटी जो आई थी वो थी जया, जो कि रिलीज़ की गई थी 1968 में बाय डॉक्टर शास्त्री, एंड इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन TN1 and type 141. It's a good yielder as compared to the TN1 and IR8 both. इसलिए जो है जया को एक मिरेकल राइस इन इंडिया की तरह से जाना जाता है. Apart from all these varieties, some varieties are as follows, like बिरसा धान 103, बिरसा धान 104. ये जो है रिलीज़ की गई थी बिहार से, एंड बिहार से और भी वैरायटीज़ हैं जैसे कि राजेंद्र धान 102, राजेंद्र धान 1202. ये राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार से रिलीज़ हुई थी. और नरेंद्र धान 1, नरेंद्र धान 2 जो है वो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो कि फैज़ाबाद में है, वो वहाँ से रिलीज़ की गई थी. नरेंद्र देव से और भी वैरायटीज़ रिलीज़ की गई हैं राइस की, जैसे कि नरेंद्र 118 हो गया, नरेंद्र 80 हो गया, एट्सेट्रा. उसके बाद देखें तो पंत धान 6 है, पंत धान 12 है. ये पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर से रिलीज़ की गई थी. देखा जाए स्टूडेंट तो राइस में या फिर पैडी में तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ हैं. कुछ हाई यील्डिंग है, कुछ सेमी यील्डिंग है, तो कुछ लो यील्डिंग वैरायटीज़ हैं. तो किसी की जो है राइस की क्वालिटी जो है या चावल की क्वालिटी अलग होती है. कोई मोटा धान होता है, कोई पतला धान होता है. तो फिर कुछ वैरायटीज़ होती है जिसमें फ्लेवर होता है. कुछ जो है आप देखेंगे बहुत ही धान होगी, बहुत मोटी धान होगी, या फिर कुछ जो है बहुत पतली धान होगी, या फिर कुछ देखते होंगे चावल आप लोग कुछ मिल्की कलर के होते हैं, कुछ बिल्कुल ही प्योर वाइट होते हैं. कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो बेसिकली जो है सिर्फ और सिर्फ बिरयानी के लिए बनती है. और जैसे कि बासमती चावल हो गया, उसमें जब पकेगा तो आपको कुछ एरोमा, कुछ खुशबू सुंघाई देगा. तो ऐसी वैरायटीज़ हैं बहुत सारी जो अलग अलग पर्पज़ के लिए डेवलप की गई हैं. कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं जो कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होती हैं. हाइब्रिड वैरायटी में जैसे कि APHR1, APHR2 हो गया, MGR1, DRRH1. पंत शंकर धान जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिलीज़ की गई है. नरेंद्र शंकर धान 2 जो है वो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से. ये सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जो कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ भी हैं, और अच्छा यील्ड इन वैरायटीज़ से प्राप्त होता है. क्रॉपिंग सिस्टम: इरिगेटेड एरियाज़ के लिए क्रॉपिंग सिस्टम है राइस वीट, राइस पोटैटो उर्द, राइस तोरिया वीट,
राइस, फिर वीट, फिर जूट। अनइरिगेटेड एरियाज के लिए राइस हो गया, फिर उसके बाद क्या ग्रो कर सकते हैं, चिकपी ग्रो कर सकते हैं, फिर राइस के बाद लेंटिल ग्रो कर सकते हैं, फिर जो है राइस ग्रो करने के बाद फील्ड पी। ऐसे एक फील्ड पे राइस ग्रो करने के बाद नेक्स्ट ईयर दूसरी क्रॉप लगा के फिर उसके नेक्स्ट ईयर राइस लगाया जाता है। मतलब बैक टू बैक लैंड पे सिर्फ राइस नहीं लगा सकते हैं। इरिगेटेड एरिया वो एरिया होती है जहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत होती है क्रॉप को, और अनइरिगेटेड एरिया वो एरिया होती है जहाँ पे क्रॉप को ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं हो पड़ती है। अनइरिगेटेड एरिया को रेनफेड एरिया भी कहा जाता है। रेनफेड एरिया मतलब कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना हो, बरसात ज़्यादा ना हो, तब पर भी वहाँ पर क्रॉप ग्रो कर सकता है। ये मतलब होता है अनइरिगेटेड एरिया का। Seed and sowing. Seed treatment. Before sowing seed, the seed at the rate 10 kg seed with 5g imisan, 1 gram streptocycle or 2.5 gram agromycin, 100 or posomycin in 10 liter of water for 24 hours. सीड को शो करने से पहले इन सारे केमिकल से ट्रीट करना ज़रूरी होता है, एंड सीड ट्रीट करने के बाद तब जब सॉइल में लगाएंगे तो अच्छा परफॉर्म करती है सीड। ब्रॉडकास्टिंग द सीड एंड मिक्स इट इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ लोकल प्लाउ, 100 kg सीड पर हेक्टेयर। ब्रॉडकास्टिंग में जैसा मैं बताया कि जो है सीड कैसे शो किया जाता है राइस में, ब्रॉडकास्ट करके या फिर सीड ड्रिल से। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो है पहले तो फील्ड में सीड को ब्रॉडकास्ट कर दिए, छिड़काव कर दिए, फिर लोकल प्लाव से उसके ऊपर सॉइल चढ़ा दीजिए। 100 kg सीड पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फॉर रेनफेड कंडीशन, नाइट्रोजन 60 kg, phosphorus 30 and potassium 30 kg per hectare is required for the growth and development of the rice. And for irrigated condition, 120, 60 and 40 kg per hectare nitrogen, phosphorus and potassium is required. It has been estimated that the total nitrogen requirement of the rice could be brought down by about 25 to 30% through biological fertilizer, that is algae, or biofertilizer, that is algae. ऐसा माना जाता है कि जो है 25 से 30% जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसका 25 से 30% जो है एल्गी जो कि बायो फर्टिलाइज़र है वही नाइट्रोजन फिक्स करता है। Azotobacter, a non-symbiotic nitrogen fixing bacteria, also fixes atmospheric nitrogen biologically in the rice field. Azotobacter भी जो है फिक्स करता है नाइट्रोजन राइस फील्ड में। वाटर मैनेजमेंट. What are the critical stages for water? There are two stages where rice required water, that is tillering stage and booting. Tillering stage, it comes 2 to 20 days after transplanting, and booting जिसको लेट पैनिकल इनिशिएशन स्टेज भी कहा जाता है. Weed control. Weed should be removed once at 20 days after transplanting. Echinoclova colonum, that is known as wild rice, are major weeds in rice. And for controlling these weeds, Blutachlor 1.5 kg per hectare is effective. It should be sprayed within 5 to 6 days after transplanting. Insect pest management. Some insects are as follow: yellow stem borer, rice hespa, rice gundugi bug, brown plant hopper, green leaf hopper are some insects which attack on the rice plant during their growth and development. And for their management, firstly cut and damage the affected plant, and always use resistant varieties and short duration cultivars. Some disease of rice are as follows: blast, bacterial leaf blight, brown leaf spot, Khaira disease, browning of the rice,
etc. are some important disease of the rice. For management of these, treat seed before sowing with therum at the rate 22.5 gram per kg of seed or streptocycle 0.01%. डिजीज़ में देखें तो खैरा डिजीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। स्पेशली ये क्वेश्चन आता है कि खैरा डिजीज़ किसकी डिफिशियंसी होती है। तो बता दें कि खैरा डिजीज़ जो है जिंक की डिफिशियंसी से होती है। यूजुअली ये नर्सरी स्टेज में होती है। द टिप ऑफ द जिंक डिफिशियंट लीफ फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट रिमेन शंटेड। जो लीफ जो है जिंक डिफिशिएंट होती है, सबसे पहले वो येलो कलर की होती है, उसके बाद ड्राई होकर के वो सीड शंट ही रह जाता है, छोटा ही रह जाता है, या फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती, वहीं पे रुका हो जाता, फिर बाद में जो है डैमेज हो जाता है। जिंक डिफिशियंसी को कैसे पहचाना जाता है? जिंक डिफिशियंसी को कहा जाता है कि रस्ट कलर का या जंग जिस कलर के होते ब्राउन कलर के वैसा लग जाएगा, या फिर ब्राउनिंग रेड कलरेशन डेवलप हो जाती है आउटर लीफ पे। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि राइस आपकी जो है खैरा डिजीज़ से अफेक्टेड है। खैरा डिजीज़ फर्स्ट रिपोर्ट की गई थी 1966 में वाई.एल. नीनी के द्वारा पंतनगर में, और इसके मैनेजमेंट के लिए ZnSO4 एट द रेट 5 kg पर हेक्टेयर इफेक्टिव होता है एट नर्सरी स्टेज। एक और जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है ब्राउनिंग ऑफ द राइस। राइस की जो ब्राउनिंग डिजीज़ है वो आयरन टॉक्सिसिटी के वजह से होती है राइस में, एंड आयरन टॉक्सिसिटी इज़ द मेजर प्रॉब्लम टू राइस प्रोडक्शन इन द वाटरलॉग एसिड सल्फेट सॉइल ऑफ एल्टीसोल्स एंड ऑक्सीसोल सॉइल ऑर्डर्स। इस डिज़ीज़ की पहचान कैसे होती है? जब ये डिज़ीज़ लगता है तो एक लीफ टिप पे जो है पर्पल का कलरेशन कलर का या पर्पल कलर का डेवलप हो जाता है लीफ पे। और एक वैरायटी है जो टॉलरेंस है इस डिज़ीज़ की, वो है फाल्गुना वैरायटी। स्टूडेंट, बहुत सारे डिजीज़ हैं राइस के, लेकिन ये जो ब्राउनिंग एंड खैरा डिजीज़ है राइस की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो इस दो डिजीज़ को ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा, पक्का इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है कि खैरा डिजीज़ किसकी डिफिशियंसी से होता है। आप लोग लिखेंगे कि जड़न की, दैट इज जिंक की डेफिशिएंसी से होता है ये डिजीज़। हार्वेस्टिंग, व्हेन पैनिकल हैव अबाउट 80% ऑफ राइपेंड स्पाइकलेट। जब 80% के राइपेंड स्पाइकलेट होंगे और जो है ग्रेन 20% मॉइस्चर कंटेन कर चुका होगा, तब जो है हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है। मीन्स तब आप राइस को हार्वेस्ट कर सकते हैं या पैडी को हार्वेस्ट कर लीजिए, या फिर लोकल लैंग्वेज में कहें तो तब जो है धान को की कटाई होना शुरू हो जाती है। ईल्ड, मिड लेट ड्यूरेशन ईल्ड 60 to 70 कुंटल पर हेक्टेयर, शॉर्ट ड्यूरेशन 45 to 55 कुंटल पर हेक्टेयर, एंड हाइब्रिड वैरायटीज ईल्ड 60 to 70 कुंटल पर हेक्टेयर। आपको स्टूडेंट मैं बता दूं, जैसा कि मैं बताई कि राइस में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, तो सबके ईल्ड भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंड मिड कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा यील्ड कर देती हैं, तो कुछ जो है बहुत कम करती हैं, तो कुछ जो है एवरेज यील्डिंग देती हैं। और हाइब्रिड वैराइटीज़ में देखें तो हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑलवेज जो है हाई यील्ड देती हैं। इसलिए जो है यील्ड वैरायटी टू वैराइटीज़ या कह लीजिए स्टेट टू स्टेट या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन मिड ड्यूरेशन के हिसाब से या फिर हाई यील्डिंग वैराइटीज़ या हाइब्रिड वैराइटीज़ के बेसिस पे वैरी करती है। Now we come on our last slide, that is processing of the rice. धान कट गया, धान कटने के बाद फिर मिल में जाकर के उसकी जो है प्रोसेस किया जाता है, यानी कि धान से राइस को निकाला जाता है। राइस की प्रोसेसिंग 3 स्टेप में है, मिलिंग है, पॉलिशिंग ऑफ राइस एंड पार बॉइलिंग। मिलिंग क्या है? द एलियन लेयर एंड द इम्ब्रो आर रिमूव ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ द राइस ग्रेन।
राइस ग्रेन के पॉलिशिंग के टाइम पे एलियोन लेयर जो होता है और जो एम्ब्रियो होता है उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस में जो है ग्रेन के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है रिमूव हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, सिवाय कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके। एंड विटामिन बी के लॉस से जो है पर्टिकुलरली थायमिन एक डिफिशियंसी होती है जो कि बेरी कहलाती है। ये उन लोगों में होता है जो ज़्यादातर पॉलिश राइस खाते हैं। सेकेंड है पॉलिशिंग ऑफ द राइस, द रिमूवल ऑफ द फाइन ब्रान क्लिंगिंग टू मिल्ड राइस एंड स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या होता है, सरफेस को स्मूथ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। पार बॉइलिंग, इट इज़ अ हाइड्रोथर्मल प्रोसेस इन विच द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्टार्च is changed into an amorphous form and account of irreversible swelling and fusion of the starch. पैराबॉइलिंग प्रोसेस हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म स्टार्च का उसको चेंज किया जाता है एमॉर्फस फॉर्म में, इस अकाउंट पे कि इरिवर्सिबल स्वेलिंग एंड स्टार्च का फ्यूजन हो सके। So student, we all done with our today's lecture, that is cultivation of rice or paddy. ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई। आई होप आप लोग इसको देखेंगे और इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई हूँ, उस पर आप फोकस करेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।